जय हिंद फ्रेंड्स। मेरा नाम अजीत सिंह और आप मेरा ये यूट्यूब चैनल देख रहे हैं दद्दा की खरी खरी। कल हमने हमारी यूनिवर्सिटीज़ में हायर एजुकेशन पे गिरते हुए स्तर पे चर्चा की थी और मैंने एक वीडियो बनाया था। तो उसमें मेरा आशय ये था कि हमारी जो ये ज़्यादातर जो हमारी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनका शिक्षा का स्तर बहुत ज़्यादा, मतलब ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा खराब है। और ये सिर्फ और सिर्फ डिग्रीज बांट रही हैं इनके स्टूडेंट्स को। मतलब ये अपनी तरफ से शिक्षा में कोई प्रयास नहीं कर रही हैं। अगर कोई अच्छा स्टूडेंट इनके यहाँ से पढ़ के निकल जाए वो अलग बात है, अदरवाइज यूनिवर्सिटी का कोई योगदान नहीं होता उस स्टूडेंट को अच्छा बनाने में। ज़्यादातर हमारी जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका यही हाल है। तो उस पे अब इस विषय पे मैं इस विमर्श को आगे बढ़ाना चाहता हूं। अब देखिए, बात ये ना कि YouTube पे ऐसे विषयों पे बहुत ज़्यादा चर्चा करने में या इस ऐसे विषयों पे वीडियोस बनाने में सबसे बड़ी समस्या आती है ना कि ऐसे विषयों पे लोगों का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है और लोग ऐसे विषयों को देखना नहीं चाहते। लोगों को चटपटी मसालेदार खबरें चाहिए, हैं चटपटे टाइटल्स चाहिए, बड़े है ना क्लिक बेट्स चाहिए, जिससे कि वो टाइटल में ऐसी कोई मसालेदार खबर हो जिसके बारे में लोग सुनना चाहते हैं। तो हमारे जैसे लोगों को ना बहुत ज़्यादा कोई मोटिवेशन नहीं मिलता है कि हम अच्छे ऐसे विषयों पे विमर्श करें। पर इसके बावजूद मैंने ये डिसाइड किया है कि व्यूज़ मिलें चाहे ना मिलें, पर मैं अपने दर्शकों के साथ, अपने श्रोताओं के साथ ऐसे विमर्श वाले वीडियोस बनाता रहूँगा। तो साहब, हम कल बात कर रहे थे कि हायर एजुकेशन में जो स्टैंडर्ड है स्टेट यूनिवर्सिटीज़ का और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का, वो बहुत ज़्यादा खराब है। तो साहब, प्रॉब्लम हायर एजुकेशन की नहीं है, प्रॉब्लम की शुरुआत तो स्कूल लेवल से शुरू हो जाती है। और जो एकदम छोटा बच्चा है, मतलब जो 3 साल का बच्चा या 5 साल का जो बच्चा है ना, वहीं से हमारी शिक्षा की नींव गलत पड़ जाती है। और मैंने जैसा कि बताया कि मैंने ग्रास रूट लेवल पे गांव के बच्चों के साथ, ऐसे बच्चों के साथ जिनको कॉपी पेंसिल मतलब तक नहीं मिलती थी, 1990 में मैंने ऐसे बच्चों के साथ अपने गांव में काम करना शुरू किया और हमने पेड़ के नीचे बच्चों को बैठा के पढ़ाना शुरू किया। एक दो घास फूस की छप्पर डाल लिए, 3 4 5 पेड़ थे उन पेड़ों के नीचे, और उस मड़ई जिसको बोलते हैं ना, जो फूस के जो छप्पर होते हैं, बांस और फूस के, तो ऐसे स्ट्रक्चर्स में हमने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। हमारे पास कोई मान्यता नहीं थी और हमारे ऊपर किसी किस्म का सोसाइटी का, मार्केट का, पेरेंट्स का कोई दबाव नहीं था। और मुझे याद है 1989 में मेरे गांव में, माहपुर विलेज, माहपुर डिस्ट्रिक्ट गाजीपुर में, वी वर द ओनली स्कूल, मतलब सरकारी स्कूलों के अलावा हम एकमात्र ऐसे स्कूल थे जो कि बच्चों को इंग्लिश मीडियम एजुकेशन दे रहे थे। और एक भी स्कूल, मतलब आज भी मुझे उस एरिया में हम लोगों को लोग जो है वो शिक्षा का जनक बोलते हैं हमारे एरिया में। तो वहां पे साहब हमने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। मैं खुद चूंकि केंद्रीय विद्यालय का स्टूडेंट रहा हूँ और मुझे उस जमाने के 70s और 80s के जो केंद्रीय विद्यालय थे उनका सिस्टम बहुत अच्छा लगता था और मैं खुद उस सिस्टम का प्रोडक्ट हूँ। तो साहब, मैंने बस एनसीईआरटी के सिलेबस को और जो केंद्रीय विद्यालयों का जो करिकुलम था उसको हूबहू अपने यहाँ लागू कर दिया। किसी प्रकार की लाल फीताशाही थी नहीं, कोई हमको ये पूछने वाले नहीं था, पेरेंट्स का भी कोई इंटरफेरेंस नहीं था। पेरेंट्स हमारे पास कभी आते ही नहीं थे कि साहब आप बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, ये क्यों नहीं पढ़ाया, ये क्यों पढ़ाया, होमवर्क क्यों नहीं दिया, एग्जाम क्यों नहीं ले रहे। तो ऐसा कोई प्रेशर था नहीं, मार्केट में किसी से कंपटीशन नहीं था, हमको किसी से compete नहीं करना था, तो इसलिए हम, और किसी प्रकार की कोई शोशेबाजी नहीं थी। हमको पब्लिक को, मार्केट को कुछ दिखाना नहीं था, कुछ प्रूव नहीं करना था। कोई हमसे सवाल करने वाला था नहीं, ना सरकार थी, ना समाज था, ना पेरेंट्स थे।
ना कोई कंपटीशन था, तो हम निश्चिंत होकर मस्ती से पढ़ाते थे। हमको कोई शो ऑफ शोशेबाजी करनी नहीं थी। अच्छा, बच्चों की हालत ये थी, पेरेंट्स की हालत ये थी। अच्छा, बच्चे क्या थे कि बहुत बड़े बड़े बच्चे, 8 साल 9 साल 10 साल के बच्चे ऐसे आते थे जिनको कक्षा 1 का सिलेबस हमने पढ़ाना शुरू किया। अब अच्छा, बच्चे बुक्स नहीं अफोर्ड कर पाते थे, गांव में एनसीईआरटी की बुक्स नहीं मिलती थी, तो हमने एक सिस्टम डेवलप किया कि हम कुछ 25-30 बुक्स क्लास 1 की एनसीईआरटी की इंग्लिश की खरीद लाए। तो आपको ध्यान होगा कि एनसीईआरटी का जो सिलेबस है उसमें कक्षा 1 में सिर्फ हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स बेसिक, ये 3 सब्जेक्ट्स ही होते हैं। कोई चौथा सब्जेक्ट नहीं होता क्लास 1 में। क्लास 2 में भी यही होता है, फिर क्लास 3 से ईवीएस एनवायरमेंटल साइंस की एक बुक ऐड होती है। अब हमारे पास थे बच्चे 8 साल 9 साल 10 साल के जिनको कायदन 5th क्लास में होना चाहिए था, पर वो हमारे पास आए थे, मतलब आए थे तो उनको कुछ आता जाता नहीं था। तो हमने उनको क्लास 1 का सिलेबस जो है इंग्लिश का पढ़ाना शुरू किया। बाकी बेसिक हिंदी ज्यादातर बच्चे क ख ग घ जानते थे, इससे ज्यादा वो हिंदी भी नहीं जानते थे, और बेसिक मैथ्स जानते थे। तो तब हमने क्या किया कि अब बच्चों का, हमारे पास काफी बच्चे हो गए थे, 100-150 बच्चे हो गए थे पहले साल में। तो हमने बच्चों का वर्गीकरण किया। तो जो तो बच्चे 5-6 साल के थे उनके पास तो वो तो उनका रूटीन रेगुलर शेड्यूल हमने चलाया पढ़ाई का, एक जो क्रम जो नेचुरल होता है 5 साल के बच्चे का वो चलाया। पर जो 10 साल का बच्चा था उसको कायदन 5th में आना चाहिए, उसको हम फर्स्ट का सिलेबस पढ़ा रहे थे। तो हमने इसको, और ये इसको ओरिएंटेशन मेथड कहते हैं, और ये जो सैनिक स्कूल्स होते हैं उसमें फॉलो किया जाता है। क्योंकि सैनिक स्कूल्स क्या करते हैं कि जो वर्नाकुलर जो मीडियम होता है ना, गांव के जो गैर अंग्रेजी, जैसे कोई उड़ीसा का बच्चा है वो उड़िया मीडियम से 5th तक पढ़ के आया, 6th में उसका एडमिशन हुआ। अब उस बच्चे का आईक्यू लेवल तो बहुत ज्यादा हाई है, क्योंकि वो एक बहुत अच्छा एक एग्जाम, लाखों बच्चों को compete करके हमने 100 बच्चे किए, तो उनका आईक्यू लेवल बहुत हाई है। पर उनको इंग्लिश नहीं आती, बाकी सब्जेक्ट्स में वो बहुत अच्छे हैं, उनके रीजनिंग बहुत अच्छी है, उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, मैथ्स उनका बहुत अच्छा है, बट इंग्लिश नहीं आती। तो वो क्या करते हैं कि ओरिएंटेशन मेथड से उनको पढ़ाते हैं कि एक साल में क्लास 1, 2 और 3 की इंग्लिश करा दी, अगले साल 4th 5th की करा दी। या कई बार तो वो बच्चे इतने शार्प होते हैं कि एक साल में ही 1st से लेकर 5th तक की पूरे इंग्लिश का सिलेबस 5 सालों का वो एक साल में उनको पढ़ा देते हैं, और अगले साल वो आराम से 6th क्लास का सिलेबस पढ़ लेते हैं। पर उनका चूंकि आईक्यू लेवल बहुत ज्यादा हाई होता है। तो हमारे इलाके में एक गुरुजी थे, आज मैं उनको स्मरण कर रहा हूँ, उनको श्रद्धांजलि दे रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। वो सैनिक स्कूल भुवनेश्वर के रिटायर्ड हेडमास्टर थे, और जब गांव आए तो उनके अंदर भी वो मिशनरी झील थी। तो वो हमारे पास आए कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और मैं भी चूंकि घर पे फ्री रहता हूँ इसलिए मैं भी आया करूंगा और मैं भी बच्चों को पढ़ाया करूंगा। तो हमारी एक टीचर्स की ना, जो डेडिकेटेड टीचर्स थे, जो मजबूरी में नहीं पढ़ा रहे थे पर जिनको पढ़ाने का शौक था, तो लोकनाथ पांडे सर रजवाड़ी गांव के रहने वाले थे। तो उनके जैसे डेडिकेटेड लोगों की एक टीम तैयार हो गई। हमने बच्चों को साथ पढ़ाना शुरू किया, और तो बच्चों के पास बुक्स नहीं होती थी ज्यादातर बच्चों के पास। तो हम क्या करते थे, अपनी तरफ से बच्चों को बुक्स देते थे। तो जो बड़े बच्चे थे, मान लीजिए 10 साल का बच्चा है, उसको हम 3 महीने में क्लास 1 की पूरा सिलेबस बढ़िया से पढ़ा के बड़ा एकदम बच्चा फर्स्ट क्लास सीख जाता था। तो पहले 3 महीने में क्लास 1 करा दी, अगले 3-4 महीने में सेकंड क्लास करा दी, और अगले 3-4 महीने में थर्ड का सिलेबस एनसीईआरटी का हम करा देते थे। तो एनसीईआरटी का थर्ड का सिलेबस ठीक ठाक अच्छी बुक हो जाती है, मतलब काफी अच्छी बुक हो जाती है। पर चूंकि बच्चा 10 साल का होता था, 8-9-10 साल का, तो वो आराम से जो है एक साल में फर्स्ट सेकंड थर्ड कर लेता था। साथ ही उनको बेसिक मैथ्स कराते थे, इसी तरह हिंदी कराते थे, और अगले साल उनको हम फिर 4th 5th करा देते थे। फिर तीसरे साल उनको हम 6th क्लास में उनकी रेगुलर, फिर 6th, और इफ द चाइल्ड इज गुड तो एक साल में 6th 7th भी करा दी। या अगर बच्चा बहुत अच्छा है तो पहले साल 1st 2nd 3rd करा दी, उसके बाद 4th 5th 6th करा दी।
और सिक्स्थ में तो एनसीईआरटी इज़ वेरी गुड। एनसीईआरटी की इंग्लिश जो बच्चा सिक्स तक पढ़ लेता है, मैं ये मानता हूँ कि वो सारी ज़िंदगी इंग्लिश में फिर मार नहीं खाता, उसको इंग्लिश में कमी महसूस नहीं होती अगर उसने वाकई सिक्स तक की भी एनसीईआरटी की इंग्लिश की बुक पढ़ी है तो ये तो था हमारा एकेडमिक्स का तरीका। और चूंकि उसमें हमें बच्चों को होमवर्क से बहुत ज़्यादा रिजल्ट मिलते नहीं थे, बच्चे होमवर्क बहुत ज़्यादा करना भी नहीं चाहते, तो हम जो भी पढ़ाई कराते थे वो क्लास में कराते थे, पर उनको जो घर पे ना एक्टिविटीज, पढ़ाई की एक्टिविटीज, मतलब हमारा जो एक बहुत अच्छा जो तरीका था वो ये था लर्निंग बाय डूइंग। तो हम बहुत सारी एक्टिविटीज स्कूल में कराया करते थे और एक्टिविटीज के माध्यम से ही हम बच्चों को पढ़ाते थे। वो हमने वो स्किल कहाँ से सीखी, मैं इसका जिक्र आगे अगले आने वाले वीडियोस में करूंगा। हमारे एक मित्र थे, एक कपल था, दिनेश एंड रूथ रस्तोगी जी। रूथ जो है कनाडा की रहने वाली थी और दिनेश जी भीमताल नैनीताल के रहने वाले थे। और वो दे टू हैड डेडिकेटेड देयर लाइफ इन एजुकेटिंग चिल्ड्रन। वो भी मजबूरी में टीचर्स नहीं थे, वो शौक से टीचर्स थे। वैसे से दिनेश रस्तोगी जी इंजीनियर हैं, आज भी वो कनाडा में रहते हैं, रूथ और दिनेश। तो उनके साथ हमने काम करके बच्चों को एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कैसे होती है वो हमने सीखी और फिर बच्चों को आगे कराई। तो सब ये तो था हमारा एकेडमिक्स का तरीका। तो हम रोट लर्निंग बिल्कुल नहीं होती थी, हम बच्चों को कोई भी चीज रटने के लिए कभी नहीं बोलते थे। हमने बच्चों को चीजों को समझना और फिर कंपोज करना, जो बात हमारे मन में आ रही है उसको कागज पे कैसे उतारना है, एक्सप्रेशन, लिखना, अपने भावों को व्यक्त करना, हम एकदम छोटे बच्चों को सिखाते थे। ये तो थी हमारा एकेडमिक्स का तरीका। इस पे हम आगे, मैं इस विषय पे बहुत सारे वीडियोस बनाऊंगा, तो हम इनको, इन चीजों को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे कि मन में आए हुए भावों को या जो हमारी ऑब्जर्वेशंस हैं, छोटा बच्चा उनको कागज पे कैसे उतारता है, जो भावनाएं या जो ऑब्जर्वेशन उसने देखी हैं, जो चीजें देखी हैं, उनको पेपर पे व्यक्त कैसे करना है। ये इसकी प्रैक्टिस बच्चों को कैसे कराई जाती है, मैं आने वाले वीडियोस में मैं आपके साथ ये डिस्कस करूंगा। तो साहब ये तो था हमारा एकेडमिक्स का तरीका। और एग्जाम्स, हम फॉर्मल एग्जाम्स बहुत ज्यादा नहीं लेते थे, क्योंकि हम बच्चों के साथ रोज काम करते थे, मेहनत से काम करते थे। तो हमें तो एक बार बताइए, एक बच्चा जिसके साथ आप रोजाना 365 दिन आपने काम किया है, आपको उसको टेस्ट करने की जरूरत है? जिस बच्चे के साथ आप दिन रात काम कर रहे हैं, उसको पढ़ा रहे हैं, उससे बातें कर रहे हैं, वो आपको समझ रहा है, आप उसको समझ रहे हैं, उसका एग्जाम लेने की जरूरत होती है। और बच्चा जब छोटा है, जब बच्चा 5 साल का है, 6 साल का है, 7 साल का है, 8 साल का है, तो एग्जाम, हम एग्जाम्स लेते थे, पर हमारा एग्जाम्स लेने का तरीका अलग होता था। ये फॉर्मल एग्जाम्स हम नहीं लेते थे। वो मैं कैसे लेते थे मैं आपको आगे बताऊंगा। उसमें भी हम प्रॉब्लम सॉल्विंग, हमारा जो तरीका था वो प्रॉब्लम सॉल्विंग का था, रट के आंसर्स लिखना नहीं होता था। हम टीम्स बनाते थे और टीम्स को प्रॉब्लम्स देते थे कि अब आप इनको सॉल्व करिए। 4 लोग की एक टीम बना दी, चलिए प्रॉब्लम सॉल्विंग कीजिए। उस पर हम आगे उस विषय पे बात करेंगे। तो पढ़ाई के अतिरिक्त तो सब 2 एक्टिविटीज हमारे स्कूल में और बहुत ज्यादा होती थी। एक तो होती थी स्पोर्ट्स। हमारे पास संसाधन बहुत नहीं थे, एक खुला बगीचा था, उस बगीचे में हम जबरदस्त स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज कराते थे। और हमारे यहाँ हमने एक गेम शुरू कराई थी जिसको हम लोग जो है थ्रो बॉल बोलते थे। वॉलीबॉल के कोर्ट में 9-9 बच्चों की टीम बना देते थे और वॉलीबॉल की तरह नहीं हम उसको खेलते थे। बच्चे सिर्फ बॉल को इधर से दोनों हाथों से थ्रो करते थे, एक बच्चा बॉल को कैच करेगा, वो दूसरे कोर्ट में फेंक देगा। और इसकी बहुत जबरदस्त हमारे यहाँ मैचेस हुआ करते थे। उसके बाद हमारे यहाँ कबड्डी होती थी सब, बहुत जबरदस्त कबड्डी के मैचेस होते थे हमारे स्कूल में। उसके बाद हमारे स्कूल में बच्चों ने एक पहले, क्योंकि हम बच्चों को ना बहुत ज्यादा खेलने के लिए स्पेस देते थे, हमारे टाइम टेबल में स्पोर्ट्स के लिए बहुत ज्यादा गुंजाइश होती थी, तो बच्चों ने क्या किया कि पिट्ठू गरम खेलना शुरू किया। और
पिट्ठू गरम जो है वो धीरे धीरे वो पीठ सिकाई वाला एक गेम डेवलप कर लिया उन्होंने, और अपने आप कर लिया था। हमने उसमें कोई बहुत ज़्यादा उनको गाइड नहीं किया। तो एक दिन मैंने देखा कि ये एक ऐसा गेम खेल रहे हैं जिसमें एक टीम जो है दूसरे टीम की पीठ पे मतलब पूरी ताकत से बॉल पीठ पे मार रही है, और मतलब और ऐसा युद्ध होता था, समझ लीजिए आपको लगेगा कि महाभारत चल रहा है विद्यालय में। और एक दिन हमारे एक दो तीन टीचर्स थे, यंग लड़के थे, वो भी उसमें बहुत जबरदस्त पार्टिसिपेट करते थे। तो और बड़ा मतलब वो गेम हमारे पूरे इलाके में कुख्यात हो गया था कि भैया वो महापुर वाले जो है उनके यहाँ वो पीठ सिकाई का एक गेम खेलते हैं वो। तो एक दिन मैंने अपने एक टीचर से पूछा कि तुम लोगों को क्या मजा आता है इसमें? तो ना, यू वोंट बिलीव, उन्होंने ना टी शर्ट पहनी हुई थी और उन्होंने मेरे सामने ना अपनी टी शर्ट पीछे से पीठ दिखाई। यू वोंट बिलीव, पूरी पीठ नीली थी, नीली। मतलब इतनी सिकाई उनकी पीठ की थी लड़कों ने। तो मैंने पूछा ये सिर्फ आपकी ही सिकाई हुई है या बाकी? बोला सर पूरे स्कूल की पीठ ऐसी। तो एक दिन मैंने देखा, भाई इधर आओ, अपनी अपनी पीठ दिखाओ। जो भी जो थे ना 10 12 14 साल वाले लड़के थे और जो भी यंग टीचर थे, सबकी मैंने सबकी पीठ चेक की। एक भी लड़का ऐसा नहीं मिला जिसकी पूरी पीठ नीली ना हो। बॉल से इतनी जबरदस्त सिकाई होती थी। तो पिट्ठू गरम जो है वो पीठ सिकाई वाले गेम में कन्वर्ट हो गया था। इसके अलावा फिर साहब हमने क्या किया, रग्बी शुरू करा दी अपने विद्यालय में। और इतनी धुआंधार रग्बी होती थी कि हमको 2 टीचर्स ड्यूटी पे लगाने पड़ते थे कि अबे इनमें से कोई फूट के मर जाएगा, ये इतनी भयंकर रग्बी खेलते हैं। जैसे आप टीवी में देखते हैं ना, एकदम जान, मतलब ऐसा लगता है जैसे इंडिया पाकिस्तान का युद्ध चल रहा हो। इतनी भयंकर रग्बी हमारे बच्चे खेलते थे। और इसके अलावा फिर एथलेटिक्स की हम रेसेस कराया करते थे। उसके बाद हम साइकिलिंग की दौड़ कराया करते थे। मतलब हमारे यहाँ स्पोर्ट्स का बड़ा जबरदस्त कल्चर था। और ये टाइम टेबल का नियम था कि हर बच्चे को प्रतिदिन एक पीरियड स्पोर्ट्स का मिलेगा, चाहे कुछ हो जाए। चाहे जो एकेडमिक्स के पीरियड है वो 40 मिनट की जगह 30-30 मिनट के करने पड़ जाए, परंतु लाइब्रेरी और स्पोर्ट्स ये 2 पीरियड्स अवश्य होंगे स्कूल में। तीसरा तब एक और हमारे यहां एक एक्टिविटी हमने शुरू कराई, और मैं ये मानता हूं कि एकेडमिक्स और स्पोर्ट्स के अलावा जिस एक एक्टिविटी ने मेरे बच्चों की पर्सनालिटी डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले किया, और आज भी वो बच्चे, मतलब मेरे पढ़ाए हुए हजारों बच्चे हैं, और बहुत सारे तो सोशल मीडिया पे मुझसे जुड़े हुए हैं, फेसबुक पे जुड़े हुए हैं, इवन यूट्यूब पे जुड़े हुए हैं। आज भी वो मिलते हैं, जब भी मैं गांव जाता हूं तो वो मुझसे मिलने आते हैं। पूरे इंडिया में वो जॉब्स करते हैं एंड दे आर एक्सट्रीमली सक्सेसफुल। मैं किसी दिन आपको अपने पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स का प्रोफाइल बताऊंगा तो आप भी दंग रह जाएंगे कि गांव के वो बच्चे जिनको जो टाट पे बैठ के 8 साल पढ़े हैं, जिनको फॉर्मल, जिसको आज का जो स्कूल है वैसा स्कूल उनको नहीं मिला, पर इसके बावजूद दे वर सो गुड इन एकेडमिक्स एज वेल एज इन इन रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्विंग चीजें, उनकी जो पर्सनालिटी बिल्डिंग थी। तो वो चीज थी साहब हमारी ड्रामेटिक्स की एक्टिविटी। हम अपने स्कूल में ना बच्चों को स्टेज फियर, कि एक ऑडियंस के सामने आपको कैसे खुद को प्रेजेंट करना है, 100-200 लोगों के सामने परफॉर्म कैसे करना है, स्टेज पे कैसे बोलना है, जो स्टेज फियर होता है वो कैसे दूर करना है, और किस प्रकार अपने आप को पब्लिक के सामने एक्सप्रेस करना है, एंड ओरेटरी, भाषण देने की कला। और ये हमने कोई रटा हुआ भाषण करा करा के डिबेट्स, जो नकली डिबेट्स होती हैं स्कूलों में कि बच्चे एक भाषण जो है रट लेते हैं और उसके बाद आके वो डिबेट करते हैं, वो ऐसी डिबेट हमने कभी नहीं कराई। हमारी लाइव डिबेट्स होती थी, एग्जैक्टली जैसे टीवी पे होती है ना, एकदम कपड़ा फाड़ने वाली डिबेट। हमारे स्कूल की सारी डिबेट्स कपड़ा, हमको हमको ये व्यवस्था करनी पड़ती थी कि ये आपस में लड़ ना पड़े, क्योंकि वो रियल डिस्कशंस करते थे हमारे बच्चे विभिन्न विषयों पे। रटंत वाली डिबेट्स हमारे यहाँ नहीं होती थी। तो अभी 19 मिनट की वीडियो हो गई है, तो मैं अगली वीडियो में, इसके तुरंत बाद में एक वीडियो बनाऊंगा कि हम अपने बच्चों को ना ड्रामेटिक्स
नाटक, है ना, नाट्य कला, इसमें हमने अपने बच्चों को धीरे-धीरे पारंगत किया और वो भी हमारे नाटक भी होते थे, वो भी बड़े अजीब किस्म के होते थे। मतलब वो जो ट्रेडिशनल जो ड्रामेटिक्स होती है ना, जो स्कूलों में और कॉलेजेस में कराई जाती है, या जो आप मैंने उसके बाद मुझे नाटक देखने का बड़ा शौक रहा है जीवन में। मैं दिल्ली में क्या नाम श्री राम सेंटर जो है, वहाँ पे मैंने सैकड़ों नाटक कमानी ऑडिटोरियम में और बाद में देखे, और मैं ड्रामेटिक्स वालों से मतलब थिएटर वालों से मेरा बड़ा जुड़ाव रहा है। पर मेरे स्कूल का जो थिएटर होता था ना, वो टोटली अलग होता था, और वो इतना ज़बरदस्त, इतना रिवॉल्यूशनरी एक कॉन्सेप्ट था कि कैसे हमने अपने बच्चों को नाटक खेलना सिखाया बिना किसी स्क्रिप्ट के। देखिए, सबसे बड़ी बात, हमारे बच्चे जो नाटक खेलते थे, उसमें स्क्रिप्ट नहीं होती थी। हम अपने बच्चों को एक टॉपिक, एक सिचुएशन दे दिया करते थे, और फिर 2, 3, 4, 6 महीने में बच्चे उस पे अलग-अलग, मतलब सैकड़ों बच्चों के जो है 2-2, 3-3, 4-4 बच्चों के ग्रुप्स बन जाते थे स्कूल में, और वो उस सिचुएशन पे अपना-अपना नाटक खुद डेवलप करते थे, बिना किसी स्क्रिप्ट के, बिना किसी डायरेक्शन के। और ये बहुत ही मज़ेदार तरीका हुआ, और मैंने इस पे इतनी ज़बरदस्त, इस विषय में हमारी इतनी महारत हासिल हो गई थी कि हमारा स्कूल, वी वर नोन फॉर आवर ड्रामेटिक्स उस ज़माने में। तो हमने इस तरीके से बच्चों को स्टेज पे चढ़ना और अपने आप को हज़ारों लोगों की भीड़ के सामने व्यक्त करना, रिप्रेज़ेंट करना, अपने आप को अपनी बात को, अपने दिल में आई हुई बातों को व्यक्त करना, ये सिखाया। और यहाँ से हमारी ये जो पूरा था, ये पूरा पैकेज था, एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स एंड ड्रामेटिक्स, स्टेज पे परफॉर्म करना। ये हमारे बच्चों की जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की जो नींव थी, वो यहाँ से पढ़नी शुरू हुई। तो मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूँगा आपसे, और मैं बड़ा मज़ेदार एक किस्सा बताऊँगा कि हमारे बच्चों ने नाटक खेलना, ड्रामेटिक्स, थिएटर कैसे सीखा, वो हम अगले टॉपिक में डिस्कस करते हैं। मुझे मालूम है कि बहुत सारे लोगों को मेरी आज की ये वीडियो का विषय बड़ा मज़ेदार नहीं लगेगा, पर मैंने कहा ना कि अच्छा लगे चाहे ना लगे, व्यूज़ आए चाहे ना आए, मैं ये बच्चों की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और बच्चों की जो है ना, बच्चों से जुड़ी हुई ऐसे विषयों पे वीडियोस बनाता रहूँगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे कि आपको मेरी अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे, और बच्चों की शिक्षा से संबंधी इन वीडियोस को भी देखिए, शेयर कीजिए, जिससे कि विमर्श का ये विषय आम पब्लिक में, आम पेरेंट्स तक पहुँचे, वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकें, और अपने विचार कमेंट्स में दीजिए। बहुत जल्दी अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।